तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे अधिगम अक्षमता के बारे में, लर्निंग डिसएबिलिटीज के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे अधिगम अक्षमता होती क्या है, तो बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने या तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कि जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स होती है इन सभी चीज़ों में, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों में, सीखने में, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल में यानी गणित में, इन चीज़ों में जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स होती है, उनकी अक्षमता कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है, उसको अधिगम अक्षमता कहते हैं। अधिगम का मतलब सीखना होता है, ठीक है ना, लर्न करना। तो जहाँ पे इन चीज़ों में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है वो अधिगम अक्षमता कहलाती है। अब अधिगम अक्षमता के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाते हैं, इसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं अधिगम अक्षमता में, ठीक है ना। जैसे कि चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अधिगम अक्षमता के प्रकार में सबसे पहला ले लेते हैं मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, ठीक है ना। यानी कि ये सीखने की जो अक्षमता है इसको क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चों में पाई जाती है जिससे बच्चे सीख नहीं पाते हैं, तो वो अफेजिया, डिस्फेजिया, यानी कि अफेजिया, डिस्फेजिया जो ये भी होती हैं इनको क्या कहते हैं, सीखने की अक्षमता। क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीखने की अक्षमता जो होती है वो किस रूप में पाई जाती है, बच्चों में उसे क्या कहते हैं। जब बच्चे सीखने में असफल होते हैं, बच्चों में सीखने की अक्षमता जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। नीचे ऑप्शन में आपके इनमें से 2 में से एक कोई ऑप्शन होगा, ठीक है ना, या तो अफेजिया होगा या डिस्फेजिया होगा। तो इन दोनों का मतलब होता है सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो इतना एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। सीखने की अक्षमता या मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं, अफेजिया या फिर डिस्फेजिया कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। अब इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका पढ़ने की अक्षमता। अभी हमने क्या किया देखा, लिखने की अक्षमता यानी मौखिक रूप से, सीखने की, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता में देखा। अब हम पढ़ने की अक्षमता में देखेंगे। तो पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं, जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है उस क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया कहते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस होता है डिसलेक्सिया से ही आता है कि डिसलेक्सिया जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो फिर आपको ऑप्शन में दिया रहता है पढ़ने की क्षमता, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। या फिर क्वेश्चन में रहता है कि पढ़ने की क्षमता किससे संबंधित है, तो फिर ऑप्शन में डिसलेक्सिया या एलेक्सिया होगा, तो उसमें आपको क्लिक करना होगा। जनरली डिसलेक्सिया से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी ऑप्शन में डिसलेक्सिया होता है। या पढ़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, या फिर डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, ठीक है। तो पढ़ने की क्षमता 2 चीज़ों पे आती है। जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है, ठीक है, तो उसे एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने की क्षमता का मतलब जैसे ता को रा बोलना, रा को डा बोलना, जनरली बोलने में वर्ण में जो बच्चों में गलतियां पाई जाती हैं, ठीक है ना, वो जो होता है पढ़ने की क्षमता होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है लिखने की अक्षमता, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है क्योंकि सभी ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे ही जाते हैं। लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं या कौन सी बीमारी के कहलाती, इसका वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है ना। लिखने की अक्षमता जो है तो अग्रेफिया और अप्रेक्सिया, तो ये जो लिखने की अक्षमता कहलाती है। क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट होता है, तो क्वेश्चन क्रिएट होता है इसमें से, और भी देख लेते हैं लिखने की जो अक्षमता होती है कितनी तरह की होती है। तो लिखने की जो क्षमता होती है अग्रेफिया हो जाती है, अप्रेशिया हो जाती है, ठीक है ना, आसिम्बोलिया हो जाती है, डिसग्राफिया हो जाती है, डिस्प्रैक्सिया हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन जो है इनमें से किस में से ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो होता है इन दोनों में से, ठीक है ना। खास तौर पे डिस्प्रैक्सिया से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन लिया जाता है वो डिसग्राफिया या फिर डिस्प्रैक्सिया दोनों से लिया जाता है, जहाँ पे बच्चे लिखने में गलती करते हैं
ठीक है ना। तो लिखने की क्षमता किससे संबंधित है, तो इन इतने सारों चीज़ों से संबंधित है, अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, असम्बोलिया या फिर डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। लेकिन क्वेश्चन जो है जनरली इसी से पूछे, जैसे डिस्प्रैक्सिया जो है, डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है, तो फिर ऑप्शन में लिखने की अक्षमता रहेगा, तो वो आपको टिक कर देना है। या क्वेश्चन पूछ लेता है लिखने की अक्षमता जो है किससे संबंधित है, किसके अंतर्गत आता है, तो फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन में या तो डिस्ग्राफिया फिर डिस्प्रैक्सिया रहेगा, तो उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इतने सारे जो है अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, असम्बोलिया या डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, ये लिखने की अक्षमता से संबंधित होते हैं। जब बच्चे लिखने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं, ठीक है ना, उन्हें लिखने में कठिनाई होती है, इन बीमारियों से बच्चे जो है ग्रस्त होते हैं। ये सभी क्या हैं, ये बीमारियां हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखने की क्षमता बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। वर्तनी की समस्या, जब बच्चों में वर्तनी की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना, और गणित संबंधी समस्याएं जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं, ये थोड़ा सा आप वैसे भी हिसाब रख सकते हैं, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से, और कैलकुलेटर को हम किस में करते हैं, मैथ में करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। गणित संबंधित समस्याएं होती हैं जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। तो डिस्कैलकुलिया किसकी संबंधित है, तो गणित संबंधित समस्याओं से संबंधित है, या गणित संबंधित समस्याएं के अंतर्गत कौन सा आता है, तो डिस्कैलकुलिया आता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे वर्बल डिस्कैलकुलिया एक हो गया, ठीक है ना, प्रेक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया हो गया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया हो गया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया हो गया। ये जो कैलकुलिया आपके हैं ये संबंधित है किससे, गणित संबंधी समस्याओं से संबंधित है। आइडियोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया हो गया। इतनी सारी कैलकुलियाएं यानी अधिगम जो अक्षमताएं हैं वो सभी आपकी संबंधित है किससे, गणित संबंधी समस्याओं से संबंधित है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे सिर्फ एक ही देखिए पूछा जाता है, बहुत सीधा सा पूछा जाता है, डिस्कैलकुलिया, यानी या तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि गणित संबंधी समस्याएं किससे संबंधित है, डिस्कैलकुलिया से संबंधित है, या डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है, और नीचे ऑप्शन में गणित संबंधी समस्याएं रहेगा, है ना, लिखने संबंधी, पढ़ने संबंधी, गणित संबंधी, तो फिर गणित संबंधी में आपको टिक करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ये भी टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट बालकों के प्रकार, ठीक है ना, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कि विशिष्ट बालकों के प्रकार में विशिष्ट बालक कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला हो जाता है बौद्धिक दृष्टि से। पहला क्या हो गया, बौद्धिक दृष्टि से, यानी इसके अंतर्गत प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक आते हैं। दूसरा हो गया शैक्षिक दृष्टि से, इसके अंतर्गत तीव्र बालक और पिछड़े बालक आते हैं। और इसी तरह से तीसरा हो गया शारीरिक दृष्टि से, यानी जो बहरे बालक होते हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, यानी जो सुन नहीं सकते, बहरे का मतलब जो सुन नहीं सकते। फिर कम सुनने वाले होते हैं जिन्हें थोड़ा ऊंचा सुनना पड़ता है। अंधे बालक होते हैं, दृष्टि दोष से युक्त बालक होते हैं, वाणी दोष से युक्त विकलांग बालक होते हैं, और समस्यात्मक दृष्टि से भी बालक होते हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक दृष्टि से जो बालक होते हैं, कुम समायोजित बालक, है ना, और संवेगात्मक असंतुलित बालक। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन ले लिया कि कम सुनने वाले बालक किस विशिष्ट बालकों के प्रकार में, यानी किस में आते हैं, तो कम सुनने वाले बालक जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, और ऑप्शन में बौद्धिक दृष्टि रहेगा, शैक्षिक दृष्टि रहेगा, शारीरिक दृष्टि रहेगा, समस्यात्मक दृष्टि रहेगा। तो आपको टिक करना होगा कम सुनने वाले बालक जो है शारीरिक दृष्टि के अंतर्गत से आते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो है आपके लिए है। चलिए आइए अब इनको जल्दी से देख लेते हैं कि बौद्धिक दृष्टि, शैक्षिक दृष्टि यानी प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये बालक कौन कहलाते हैं, इनके लिए किस स्पेशल चीज की जरूरत पड़ती है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं मंदित मना बालकों का अनुमानित अनुपात। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मानसिक न्यूनता की श्रेणी और शब्द जो उनके लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, और लगभग बुद्धिलब्ध स्तर। बुद्धिलब्ध स्तर वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा इसका एक और वीडियो डला हुआ, उसे आप वॉच कर लीजिएगा। मैंने उसमें बताया है सभी बुद्धिलब्ध स्तर किस बालक के लिए कौन से यूज किए जाते हैं। बहुत सारे उसमें बालक हैं, बहुत सारे बुद्धिलब्ध स्तर है, उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और है, ये चीज जरूर पूछा जाता है कि गंभीर मंदित मना
गंभीर मंदित मना बालक किसके अंतर्गत आते हैं, उनके लिए कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। तो जो गंभीर मंदित मना बालक होते हैं उनके लिए जड़ बुद्धि शब्द यूज किया जाता है, यानी वो जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे सी टेट या टेट जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके यूपी टेट रीटेट सब में पूछे जाते हैं। साधारण मंदित मना, साधारण मंदित मना में हीन बुद्धि उन्हें कहा जाता है। जो साधारण मंदित, जो देखिए गंभीर मंदित मना होते हैं उनको जड़ बुद्धि, जिनमें बिल्कुल भी अकल नहीं होती है, इसे हम जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं, पागल बोल देते हैं कि जड़ बुद्धि है, यानी बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करते हैं। फिर साधारण मंदित मना, जिनमें थोड़ी सी अक्ल होती है तो हीन बुद्धि उन्हें कहते हैं। मंद मंदित मना यानी दुर्बल बुद्धि के जो लोग होते हैं, जिनकी जो माइंड होता है, बुद्धि लब्ध जो होता है बहुत ही कम होता है, कमजोर होता है। और मंद मंदित मना में मंद या पिछड़े बालक आते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, जैसे साधारण मंदित मना किसके अंतर्गत आएगा, उसे क्या बोलते हैं, तो हीन बुद्धि बोलते हैं, या फिर हीन बुद्धि किसके अंतर्गत आएगा, तो साधारण मंदित मना के अंतर्गत आएगा। ये क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है आपसे। जो टेट है उसके आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आगे अपलोड करूंगी तो उसमें भी आप देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। बुद्धि लब्ध स्तर क्या होता है, जड़ बुद्धि का जो बुद्धि लब्ध स्तर होता है वो 0 से 19 होता है, ठीक है। फिर हीन बुद्धि का 1 बढ़ जाएगा तो 20 से 49 आप ले लीजिए 39। दुर्बल बुद्धि का 1 बढ़ जाएगा तो 50 से 69 हो जाएगा। और इसी तरह से मंद या पिछड़ा वाले का जो होगा 1 बढ़ के 70 से जो होगा 86 या 90 कहीं कहीं पे होता है। तो बुद्धि लब्ध स्तर भी इनके याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमने बताया था आपको कि प्रतिभाशाली बालक हैं, ठीक है ना, मंद बुद्धि बालक हैं, इनको क्या कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बुद्धि लब्ध स्तर क्या होता है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जैसे गिफ्टेड चिल्ड्रन हम बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। कभी कभी ये इसकी परिभाषा डिफिनीशन भी पूछ देता है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, ठीक है ना, या इससे आप क्या समझते हैं। तो जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जनरली इसका IQ यानी बुद्धि लब्ध स्तर जरूर पूछता है। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज की प्रगति उस राष्ट्र अथवा समाज के प्रतिभाशाली बालकों के ऊपर भी निर्भर करती है। कहते हैं कि जिस राष्ट्र के बालक प्रतिभाशाली होंगे वो जो राष्ट्र बहुत जल्दी ऊंचाइयों पे पहुंचता है और विकास करता है। प्रतिभाशाली बालकों में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं और उच्च मानसिक योग्यता वाले बालकों को इंगित करने के लिए अनेक शब्द, जैसे यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक, ठीक है ना, द गिफ्टेड बालक हो गए, श्रेष्ठ बालक यानी सुपीरियर चिल्ड्रंस हो गए, निपुण बालक टैलेंटेड चिल्ड्रंस हो गए, या तीव्र सीखने वाले यानी रैपिड जो लर्नर्स होते हैं वो हो गए, या होशियार छात्र ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं, या तीव्र छात्र ब्राइट स्टूडेंट जिन्हें हमें कहते हैं। आज सभी का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक के लिए कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक हो गया, श्रेष्ठ बालक हो गया, निपुण बालक हो गया, तीव्र सीखने वाले बालक हो गए, होशियार छात्र हो गए, तीव्र छात्र हो गए। यानी कि प्रतिभाशाली बालक के अलावा यदि ये भी क्वेश्चन श्रेष्ठ बालक का IQ लब्ध बताइए, या निपुण बालक का बताइए, या होशियार छात्र बताइए, या तीव्र छात्र का IQ बताइए, या फिर एक किसे कहते हैं, क्वेश्चन इसका आंसर जो है एक ही होगा। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि के लिए भिन्न भिन्न सीमाएं बताई हैं, और मैंने अपने IQ वाले लेवल में आपको बताया भी था कि हर एक जितने भी मनोवैज्ञानिक है सभी ने जो इनके IQ दिए हैं, बुद्धि लब्धि दिए हैं, वो बिल्कुल अलग अलग दिए हैं। जैसे टारमैन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वालों को क्या बोला है, प्रतिभाशाली बालक कहा है। जिनका IQ लेवल जो है 140 से ऊपर है तो उसको क्या कहा, प्रतिभाशाली बालक कहा। किसने, टारमैन ने। जबकि यहाँ पे डनलप जो है उन्होंने 132 से अधिक बुद्धि लब्धि बालक वालों को क्या कहा है, प्रतिभाशाली बालक कहा है। और समान तौर पर 130 से जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं उनको प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि 130 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी 130 से अधिक IQ वाले बालक जो होते हैं वो किसमें आते हैं, प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देख लेते हैं मंद बुद्धि बालक किन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो मंद बुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है। अभी हम देख के आए हैं सामान्य बालकों से ज़्यादा जिनकी IQ होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, और सामान्य बालकों से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है।
मंद बुद्धि अथवा मानसिक मंदता जो होती है प्राय बुद्धि परीक्षणों पर बालकों के जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं उनके आधार पर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 80 या 85 से कम होती है। अब देखिए यहाँ पे 80-85 से कम कर दिया। प्रतिभाशाली बालक को इन्होंने किस में रखा था? प्रतिभाशाली बालक को इन्होंने रखा था 130 से ऊपर में, और जो शायद सामान्य बालक होते हैं वो 110 होती है उनकी IQ। ठीक है ना, 85 से 110 होती है। और यहाँ पे जो मंद बालक है, बुद्धिमंद बालक है, उनकी IQ उन्होंने 80 या 85 से कम रख दी है। तो प्राय मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। और मंद बुद्धि बालकों के लिए अल्प बुद्धिमत्ता, मानसिक दुर्बलता या मानसिक निम्न सामान्यता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो मंद बुद्धि की जगह अल्प बुद्धिमत्ता भी हो सकता है। ठीक है, मानसिक दुर्बलता भी हो सकता है, या फिर मानसिक निम्न सामान्यता भी हो सकता है। शब्दों का यूज किया जा सकता है जिनका IQ लेवल जो है 80 या 85 से कम हो सकता है। ठीक है, मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, उनको किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये मंद बुद्धि बालक हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इनकी विशेषताएं भी पूछ लेता है। ठीक है ना, कि विशेषताएं किन बालकों में पाई जाती हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। ऐसे बालक सीखी गई बात को नवीन परिस्थितियों में प्रस्तुत करने में प्राय कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो सीखते हैं तो इस चीज़ को बाद में वो प्रस्तुत करने में प्रॉब्लम उनको होती है। ऐसे बालक अन्य व्यक्तियों या परिजनों की जरा भी चिंता किए बिना केवल अपनी आवश्यकताओं की चिंता करते हैं। यानी मंद बुद्धि बालक जो होते हैं दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी चिंता करते हैं। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो बालक इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 85 से कम होती है। 80 से 85 होती है लेकिन कम होती है, ये भी याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, कम पे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मंदबुद्धि बालक के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे बालकों की सीखने की जो गति होती है वो मंद होती है, और इसीलिए तो इनको मंदबुद्धि बालक कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं पिछड़े बालक कौन होते हैं। ठीक है ना, तो पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से होता है जो शिक्षा प्राप्त करने में समान बालकों से पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन के दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है ना, तो पिछड़े बालक कौन कहलाते हैं? तो ऐसे बालक जो शिक्षा प्राप्त करने में, पढ़ने में, लिखने में अपने साथ में पढ़ने वाले अपने साथियों से पिछड़ जाते हैं, अपने क्लास के छात्रों से पिछड़ जाते हैं, उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, पिछड़े बालकों का जो मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। औसत बुद्धि बालक अथवा तीव्र बुद्धि बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। पिछड़ने का मतलब यहाँ पे देखिए, जो मंद बुद्धि होगा वो भी पिछड़ सकता है, क्योंकि उसकी जो मंद बुद्धि है, माइंड है, वो पिछड़ी हुई है, कम है। लेकिन जो तीव्र बालक होते हैं वो भी पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कक्षा के जो औसत छात्र होते हैं उसकी शैक्षिक दृष्टि से वो कम हो सकता है। पिछड़े बालकों की क्या विशेषताएं होती, कैसे आप उनको पहचानेंगे? ठीक है ना, तो ऐसे बालकों की सीखने की जो गति होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? धीमी होती है। ऐसे बालकों की विद्यालयी शैक्षिक उपलब्ध तथा परीक्षा उपलब्धि उनकी बुद्धि की तुलना में प्रायः कम होती है, और ऐसे बालक अपनी कक्षा का कार्य तथा गृह कार्य जो होता है वो करने में असमर्थ होते हैं, प्रॉपरली ढंग से नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बालक जो होते हैं विद्यालय में सामान्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों से लाभ उठाने में विफल रहते हैं। ऐसे बालक को किसके अंतर्गत रखा गया है? पिछड़े बालक के अंतर्गत रखा गया है। और ऐसे बालकों के जीवन में के प्रति निराशा रहती है, और ऐसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं और प्रायः असमायोजित व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए है। फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन जो होते हैं ये आते हैं शारीरिक दृष्टि से विकलांग बालक के अंतर्गत। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे विकलांग बालक शब्द से तात्पर्य किसी स्थायी शारीरिक दोष से युक्त बालकों से होता है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके बॉडी में होती है फिजिकली, यानी कि शारीरिक रूप से वो किसी न किसी चीज से ग्रस्त होते हैं। ठीक है ना, स्थायी शारीरिक दोष के कारण सामान्य बालक बालकों की समान क्रियाओं में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जैसे अपंग बच्चे, अंधे, बहरे, बाणी दोष युक्त जो बालक होते हैं विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। विकलांग बालकों में शारीरिक दोष अवश्य होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि मानसिक दृष्टि से भी अयोग हो। विकलांग बालकों की एक विशेषता ये होती है कि शारीरिक दृष्टि से वो विकलांग हो सकते हैं, शरीर में उनके कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका जो माइंड लेवल IQ है वो कम हो, वो बिल्कुल वो प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं बालक। ठीक है ना, सामान्य बालक भी हो सकते हैं।
विकलांग बालकों की मानसिक योग्यता प्राय साधारण अथवा तीव्र होती है, परंतु शारीरिक दोष के कारण उन्हें हीन भावना आ जाती है। इसलिए ऐसे बालकों की शिक्षा की उचित व्यवस्था होती है, क्योंकि जनरली जो भी बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं उनमें हीन भावना आना स्वाभाविक बात होती है, ठीक है ना, भले वो कितने भी प्रतिभाशाली या सामान्य वाला क्यों ना हो। तो उनके लिए कौन सी चीज़ों को, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, क्लास में पढ़ाते वक्त उनके किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, शिक्षा व्यवस्था में ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसे बालकों के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय खोले जाने चाहिए। चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए कि बालकों के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधा, उपकरण, अन्य साधनों को उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है, जो भी उनके लिए ज़रूरत है उनके हिसाब से। विकलांग बालकों की हीन भावना को दूर करने के लिए माता पिता तथा शिक्षकों को सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए उनके प्रति, जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर इसमें आपसे विकलांग बालकों से पूछ लेता है कि विकलांग बालकों के लिए स्कूल में क्या शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और जनरली विकलांग बालकों को कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देख लेते हैं। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, ठीक है ना, क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1992 में संशोधन इसमें किए गए थे और विकलांगों की शिक्षा के लिए अनेक प्रावधान इसमें रखे गए थे जो बहुत जरूरी थे। देख लेते हैं जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसमें 1992 में परिवर्तन किए गए थे, किसके लिए, विकलांग बच्चों के लिए, और कुछ प्रावधान रखे गए थे कि विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा हो, जो बहुत जरूरी है, विशेष उनके लिए विद्यालय खोले जाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए शुरू किए जाएं, अध्यापकों का अभिनवीकरण एवं प्रशिक्षण भी दिया जाए, किसके लिए, विकलांग बालकों के हिसाब से, शैक्षिक प्रशासकों का प्रशिक्षण हो, विशिष्ट अध्यापक रखे जाए विकलांग बालकों के लिए, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन कर्मी हो, वहाँ पे पाठ्यवस्तु की तथा प्रक्रिया हो, जनसंचार का उपयोग हो और विशिष्ट अधिगम सामग्री का उपकरण हो। यानी इतने सारे प्रावधान रखे गए थे 1992 में विकलांग बालकों के लिए। आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, लेकिन 1992 में उसमें संशोधन किए गए थे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका वीडियो है, अधिगम अक्षमता से लेकर लर्निंग डिसेबिलिटीज से लेकर। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।